प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी जो भारत के अंदर अंग्रेज व्यापार करने के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की, वह किस प्रकार से भारत के इतने बड़े भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित करती है, उसकी पूरी घटना के बारे में यह पाठ दिया हुआ है। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब करके एक अंतिम शक्तिशाली बादशाह हुए थे। इससे पहले भी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर बहुत हुए, परंतु अगर अंतिम रूप से माने तो यही थे। उन्होंने उस समय के वर्तमान के भारत के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था। 1707 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में जो भी उनके शासन को यानी छोटी छोटी रियासतों को संभालने वाले मुग़ल सूबेदार थे और ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। यानी जब भी उनके औरंगजेब के बाद में उनके वंशज शासन करने लगे तो उन्होंने अपने आप को, इन मुग़ल सूबेदारों और ज़मींदारों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और जो ताकत थी अब वो क्षेत्रीय रियासतों में बदल गई। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभाव अपना नहीं बना सका। यानी जो दिल्ली के अंदर केंद्रीय सत्ता थी वह धीमे धीमे कमज़ोर होती गई। आपको पता है कि जब तक एकता होती है तब तक तो सारी चीज़ें अच्छे से चलती है और जिस जगह पर एकता नहीं होती वहाँ पर बिखराव शुरू हो जाता है। यानी ताकत का बिखराव होना शुरू हो गया था। 1800 यानी 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1750 के बाद में आपको पता है अंग्रेज़ों और मुग़लों के बीच में युद्ध हुए, जिसमें 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध है, 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध है। इन युद्धों ने भारत के अंदर एक नई ताकत को पैदा किया और वह थी अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया। अब जो ताकत है वह स्थानांतरित होने लगी, यानी एक जो सत्ता का केंद्र है वो बदल गया। जो मुग़लों के पास में सत्ता थी अब वो धीमे धीमे अंग्रेज़ों के पास में आने लगी। हालांकि अंग्रेज़ों का भारत के अंदर शासन करने का कोई इरादा नहीं था, परंतु यह जो चीज़ें हुई है वो किस प्रकार से हुई, इतने बड़े भूभाग पर अंग्रेज कैसे स्वामी बन गए, उन्होंने भारत के लोगों को कैसे गुलाम बनाया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसमें कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है। यह चित्र 1857 की क्रांति का है। औरंगजेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व उस समय भी बना हुआ था। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें भारतीय लोगों ने अपने प्रतीक के रूप में यानी जो नेतृत्व था वो मुग़ल बादशाह को दिया और उसमें मुग़ल बादशाह थे, अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि यह अंग्रेज़ों के खिलाफ़ की गई क्रांति थी। उनके दोनों बेटों को उनके सामने ही मार दिया और क्या हुआ, इस विद्रोह को कुचल दिया गया। यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ कि किस प्रकार से 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते दिखाई दे रहे हैं, कि किस प्रकार से यह इंग्लैंड की कंपनियां हैं, फ्रांसीसी है, स्पेन के लोग हैं, पुर्तगाली है, डच है, ये लोग भारत के अंदर किस प्रकार से आए। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना, आपको पता है सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर यानी एक इजाज़तनामा, अनुमति पत्र, एक प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लेन देन करने के लिए एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी, एक ही दुकान, यानी उस जैसी कोई चीज़ बनाएगा नहीं। इस
अनुमति पत्र का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कंपटीशन करेगी नहीं, यानी होड़ करने वाली कोई कंपनी नहीं थी, क्योंकि उनको एकाधिकार दे दिया था। और इस चार्टर, इस अनुमति पत्र, इस प्रमाण पत्र के सारे कंपनी समुद्र के सारे नए नए इलाकों को, नए नए क्षेत्रों को ढूंढ सकती है और वहाँ जाकर अपना व्यापार कर सकती है, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद सकती है और यूरोप महाद्वीप में आकर क्या कर सकती है, महंगी कीमतों के अंदर उसको बेच सकती है, अपना मुनाफा कमा सकती है। अब हुआ क्या आगे? आगे यह हुआ, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए आते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी प्रेजेंट यानी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी इनसे पहले ही भारत की खोज पुर्तगालियों ने की थी और उनका जो ठिकाना था वह गोवा था। पुर्तगाल के एक खोजी यात्री थे जिनका नाम था वास्को डी गामा, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्र मार्ग का रास्ता लोगों को बताया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर के माध्यम से अपनी व्यापार की संभावनाएं भारत में तलाश रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये सारे भारत के अंदर क्यों आ रहे हैं व्यापार करने के लिए? आपको पता है, भारत सोने की चिड़िया कहलाया उस समय जाता था और भारत के साथ में प्रत्येक देश व्यापार करना चाहता था। भारत जब भी अन्य देश के साथ में व्यापार करता था तो वह वस्तु विनिमय न करके सोना लेता था, पैसे नहीं लेता था। इसलिए उन लोगों को ये लगता था कि भारत के अंदर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सोना है, यह समृद्ध देश है, इसके साथ में व्यापार करेंगे तो हमारा भी क्या करेगा, फ़ायदा होगा। डच भी भारत के अंदर आ गए। डच का मतलब है जो हॉलैंड है वहाँ के लोग। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी भी, जो फ्रांस के लोग हैं, वह भी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आ गए। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार के रूप में यूरोप यानी इंग्लैंड की महारानी से आज्ञा पत्र लेकर आए थे, यहाँ पर देखते हैं तो उनको लगा कि हमारे सामने तो कंपटीशन पुर्तगाली भी है, फ्रांसीसी भी है और डच भी है। अब समस्या यह थी कि ये सारी ही कंपनियां एक प्रकार की चीज़ें खरीदना चाह रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार करना चाह रही थी, मुनाफा कमाना चाह रही थी, उनके तो सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। यहाँ पर एक वाणिज्यिक का अर्थ दिया हुआ है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचा जाए। यानी जो वाणिज्य है उसका भी उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, लाभ कमाना है। अब धीमे धीमे इतने देश के व्यापारी कंपनियां भारत के अंदर क्या करने आई, व्यापार करने के लिए आई, तो अब कंपटीशन बढ़ गया। अब जो यूरोप महाद्वीप था वहाँ पर भारत से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जैसे भारत, आपको पता है, सूती कपड़े के माध्यम से रेशम के कपड़े की मांग बहुत ही ज़्यादा थी। भारत के अंदर कपड़ों के बारे में ऐसा माना जाता है, जो मखमल का कपड़ा होता है वो अंगूठी के अंदर से भी निकाला जा सकता था, इतना सॉफ्ट और इतना मलिन कपड़ा था। इसके अलावा भारत के मसाले, वह भी यूरोप के अंदर उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है। यह लोग भी बहुत सारे भारत के अंदर जो भारतीय लोग उगाते थे, उनकी डिमांड इन यूरोपीय देशों में थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा है वो धीमे धीमे कम होता गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वह क्या करें, या तो कंपटीशन करें या फिर एक दूसरे को यहाँ से भगा दें। लिहाजा भारत के बाज़ारों पर कब्जे की होड़ में इन व्यापारिक कंपनियों के बीच में धीमे धीमे लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। ठीक है,
और इन लड़ाइयों के अंदर ये जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने आप को सुप्रीम रखा। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बढ़ाया, डचों को गिराया और भारत के बाज़ारों पर कब्जा कर लिया। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी इन कंपनियों को मौका मिलता वह एक दूसरों के जहाज़ों को डुबा देती थी। यानी मुख्य रूप से उसमें जो व्यापारिक लेन देन का जो मार्ग था वो क्या था? जल मार्ग था। आज भी बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर यानी बहुत बड़ी मात्रा में जल के माध्यम से ही व्यापार होता है, वस्तुओं का लेन देन होता है और सस्ता भी पड़ता है। तो कंपनियां क्या करती थी? समुद्र के अंदर अगले कंपनी के जहाज़ों को डुबा देती थी, उनके रास्तों में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे हुए जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोकती थी। उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे और इस प्रकार से इस लड़ाई झगड़ों के अंदर बंदूक और ताकत के माध्यम से क्या कर दिया? अंग्रेजी कंपनियों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया और भारत के ऊपर इस ईस्ट इंडिया कंपनी का धीमे धीमे क्या होने लगा? प्रभाव बढ़ने लगा। हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे।